नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम कक्षा 10 का पहला जो चैप्टर है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक, इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तर हैं। ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का अपने फ़ायदा ये होता है कि अपन चैप्टर पढ़ लेते हैं और उसके बाद में अगर अपन से ऐसे छोटे छोटे प्रश्न किए जाते हैं तो पूरे पाठ का सार है वो अपने स्मृति पटल पर स्थापित हो जाता है, अपने याददाश्त वापस तरोताज़ा हो जाती है। तो पहले आप पाठ पढ़िएगा, फिर इन चैप्टर्स को पढ़िएगा। अगर आपने कक्षा 6, 7, 8 के अगर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी नहीं पढ़ी है तो आप प्लेलिस्ट में से वीडियो एक बार ज़रूर देखिए, आपकी आत्मा को बड़ा सुकून मिलेगा। तो देखिए, पहला प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न है, सतवाहन गौतमी पुत्र सप्तकर्णी को नासिक लेख में शकों को नष्ट करने का कारण क्या कहा। यानी गौतमी पुत्र जो सप्तकर्णी है उसने नासिक में एक लेख लिखा है, उसमें शकों को नष्ट करने का कारण क्या बताया। उस शकों को नष्ट करने का मुख्य कारण है अक्षयरात वंश का उन्मूलन। यानी अक्षयरात वंश है उसका उन्मूलन होने से शकों का नष्ट हुआ था। शकों का नष्ट होने का मुख्य कारण है। शक संवत किसने चलाया था, तो शक संवत कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में चलाया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी। तो ध्यान रखिएगा, शक संवत 78 ईस्वी में चलवाया गया था। चौथी बौद्ध संगोष्ठी किसके निर्देशन में संपन्न हुई। चौथी बौद्ध संगति है वो किसके निर्देशन में संपन्न हुई, तो ये पार्श्व के निर्देशन में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता है वो वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। देखो, बौद्ध संगतियाँ 4 हुई थी। पहली बौद्ध संगति आपको मैं बता दूं राजगृह में हुई 483 ईसा पूर्व। अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। उस समय तात्कालिक शासक जो थे वो अजातशत्रु थे। और भिक्षुओं की जो संख्या कई बार पूछ ली जाती है तो 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। दूसरी बौद्ध संगति है वो वैशाली बिहार में 383 ईसा पूर्व हुई थी। शालिग्राम साबकमीर की अध्यक्षता में हुई थी और तत्कालीन उस समय काला शोक शासक था। 700 भिक्षुओं ने इसमें भाग लिया था। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी 251 ईसा पूर्व। मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में हुई थी। 1000 भिक्षुओं ने भाग लिया था। और चौथी जो बौद्ध संगति है वो कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी। उस समय 78 ईस्वी के आसपास हुई थी, 78 ईस्वी यानी प्रथम शताब्दी में। और कनिष्क उस समय शासक थे और अध्यक्षता वो वसुमित्र के द्वारा की गई थी। 500 भिक्षुओं ने इसमें हिस्सा लिया था। ऐसे 4 बौद्ध संगतियाँ संपन्न हुई थी। अगला देखिए, कनिष्क ने किस स्थान पर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था, तो कश्मीर में कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर है वो उसकी स्थापना की थी। ठीक है। किस कुषाण शासक के काल में कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति हुई, तो ये चौथी बौद्ध संगति आपको अभी मैंने बताया कनिष्क कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी। और इसमें 500 भिक्षुओं ने हिस्सा लिया था। अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के किस कुषाण शासक ने चलाए थे। अपने नाम के पहले सोने के सिक्के चलाने वाले कौन थे, पहले कुषाण शासक, ये विम कडफिस द्वितीय के द्वारा चलाए गए थे। किसके द्वारा, विम कडफिस द्वितीय के द्वारा चलाए गए थे। कुषाण जाति के गौरव का संस्थापक किसे माना जाता है, तो कुलजुम कडफिस प्रथम को माना जाता है, जिसने 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक शासन किया था। कुषाण जाति का संस्थापक यही था, कुजुल कडफिसिस। कुषाणों के अन्य नाम क्या क्या थे, कुषाणों को अन्य यूची और तेरेरियन कहा जाता था। यूची और तेरेरियन, यूची और तोचेरियन। हुणों के आक्रमण ने भारत के किस साम्राज्य को समाप्त करते हुए भारत को राजनीतिक एकता समाप्त कर दी थी, तो गुप्त साम्राज्य ने। हुणों के आक्रमण को गुप्त साम्राज्य ने नष्ट कर दिया था। किस हूण सरदार को भारत में पहली बार विजय प्राप्त हुई थी और उसके बाद में महाराज धीराज की उपाधि धारण की, तो तोमरण हूण शासक था कि उसने तोमरण के द्वारा सबसे पहले सफलता प्राप्त की थी। मतलब तोमरण जो शासक था वो स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान है, मिहिरकुल के शासनकाल के दौरान आक्रमण किया था 510 ईस्वी पे। हुणों का पहला आक्रमण कब हुआ, तो हुणों का पहला आक्रमण 458 ईस्वी में हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। उन्होंने पहला अपना आक्रमण है वो 458 ईस्वी में स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था।
मध्य एशिया की कौन सी बर्बर जाति दैत्य उपनाम से जानी जाती थी? हूणों को दैत्य के नाम से पुकारा गया था। किस नाम से? दैत्य के नाम से पुकारा गया था। शक शासन का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो रुद्रदामन था। सस्टन के वंशजों ने अपने लेखों पर व मुद्राओं पर किसका उल्लेख किया था? तो शक संवत का उल्लेख किया था। कालाचार्य कथानक में शकों को क्या कहा गया? तो कालाचार्य कथानक उसमें शकों को शकुल कह करके पुकारा है कि जो शक हैं वो शकुल है। तक्षशिला में शक शासकों को किस नाम से संबोधित किया गया? तो मावेज और एजेज के नाम से संबोधित किया गया है। तक्षशिला अभिलेख है उसमें शकों को मावेज और एजेज के नाम से। उज्जैनी और काठियावाड़ में शक शासन को किसने स्थापित किया था? तो चस्टन नामक एक हूण शासक था, उसने उज्जैनी और काठियावाड़ में शकों का साम्राज्य स्थापित किया था। किस शक शासक को महाक्षत्रप कहा गया है? तो राजबुल को कहा गया है महाक्षत्रप। शकों ने किस स्थान को जीत करके भारत में शक शासन की स्थापना की? तो सिंधु प्रदेश को जीत करके शकों ने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। किस कथानक में शकों को प्रथम आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो कालाचार्य के उल्लेख मिलता है, कालाचार्य में। शक किस रास्ते से भारत आए थे? तो शक बोलन दर्रे से 71 ईसा पूर्व भारत में आए थे। रामायण और महाभारत काल में शक बस्तियों को किसने साथ शक बस्तियों को किन के साथ रखा था? तो यवन और कंबोज के साथ में रखा था। शक किस क्षेत्र में विदेशी आक्रमण थे? तो मध्य एशिया के थे। किस ग्रंथ को हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है? मिताक्षरा है उसको हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ के नाम से पुकारा जाता है। ये अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। मिताक्षरा की व्याख्या का लेखक कौन था? तो विधिवेता विज्ञाने वर नामक एक विद्वान थे, उसने मिताक्षरा की व्याख्या की थी। विक्रमो देवचरित के लेखक कौन थे? विल्लन ने लिखी थी विक्रमा देवचरित। चालुक्य नरेशों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? पुलकेशन द्वितीय था चालुक्य में सबसे प्रसिद्ध, पुलकेशन द्वितीय चालुक्य में। किन राजाओं को महाबलिपुर नगर की स्थापना करके वहां पर 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो पल्लव राजाओं के द्वारा निर्माण करवाया गया था। महाबलिपुर में 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था पल्लव राजाओं ने। मतविलास प्रहसन नामक नाटक किसने लिखा था? मतविलास प्रहसन ये महेंद्र वर्मा प्रथम ने लिखा था। किस शासक ने पल्लव साम्राज्य की स्थापना की? विष्णुगुप्त ने। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बंटा हुआ था, जिनको क्या कहा जाता था? उनको मंडलम कहा जाता था। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। किस काल में स्त्रियां संपत्ति की मालिक होती थी? चोल काल में स्त्रियां थी, उनको भी संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? चोल शासनकाल में हुआ था। दक्षिण भारत में नहर प्रणाली किसकी देन है? चोल शासकों की देन है दक्षिण भारत में नहर प्रणाली। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कासू कहलाता था। चोल शासनकाल में जो सोने का सिक्का चलता था उसको कासू नाम से जाने जाते थे। ठीक है। किस गुर्जर प्रतिहार राजा ने मोहम्मद गजनवी से बिना लड़े ही हार स्वीकार कर ली? तो राज्यपाल नामक एक गुर्जर प्रतिहार शासक हुआ था, उसने मोहम्मद गजनवी से बिना लड़े ही अपनी हार है वो स्वीकार कर ली थी। कपूर मंजरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो कपूर मंजरी पुस्तक है और राजशेखर के द्वारा लिखी गई थी, राजशेखर के द्वारा। अरब व्यापारी सुलेमान किसके शासनकाल में आया था? तो सुलेमान मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक जिसने सम्राट की पदवी धारण की तो वत्सरा नामक एक शासक हुआ था गुर्जर प्रतिहार में, उसने सम्राट की पदवी धारण की थी। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक नागभट्ट नामक एक सामंत था, जिसने 725 ईस्वी के आसपास गुजरात के आसपास अपनी साम्राज्य की नींव रखी थी। राष्ट्रकूट राजवंश का अंतिम शासक कौन था? राष्ट्रकूट राजवंश का अंतिम शासक करक द्वितीय था। राष्ट्रकूट राजवंश का अंतिम शासक कौन था? करक द्वितीय था। अरबों ने राष्ट्रकूट शासकों को क्या कहा? बलराय या बलराज। अरबों ने राष्ट्रकूट शासकों को बलराय या फिर बलराज कह करके पुकारा है।
राष्ट्रकूट शासक किस धर्म को प्रबल मानते थे? तो ये वैदिक धर्म को प्रबल मानते थे। राष्ट्रकूटों की राजधानी देखी जाए तो नासिक थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग, बहुत अच्छा प्रश्न है। संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग था। 736 ईस्वी के आसपास इसने साम्राज्य की स्थापना की। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल हुआ था, जो कि पश्चिमी बंगाल में शासन था इनका। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी में। हर्षवर्धन किसका उपासक था? सूर्य और शिव का उपासक था हर्षवर्धन। ठीक है। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। और हर्ष ने महाराज धीराज की उपाधि भी धारण की थी। पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्षवर्धन था। देखो, पुष्यभूति वंश में 3 शासक हुए थे, उसमें प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन सबसे प्रतापी था इनमें। गुप्त काल में समाज में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था? तो ब्राह्मणों को प्राप्त था। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। मृगजट्टीम नामक नाटक किसने लिखा था? तो ये शूद्रक ने लिखा था। इन पुस्तकों का नाम बहुत अच्छे से याद रखना, परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है एक आध। मुद्रा राक्षस नाटक विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार किस गुप्त शासक ने सिंहासन पर बैठने से पहले उन्हों को या मलेच्छों को हराया था? तो स्कंदगुप्त था, इसने हराया था। मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार, यह मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके सेनापति ने एक कच्छ गुजरात में एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो इसका जीर्णोद्वार किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। गुप्त शासनकाल में कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को अच्छा राजकीय संरक्षण प्राप्त किया था, काफी दान दिया करता था। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब धारण की थी? तो शक विजय के बाद में धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये देवराज या देवगुप्त नामक 2 उपाधियां धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस शासक को संगीत प्रेमी व कविराजा के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को कविराज और संगीत प्रेमी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा गुप्त शासक कभी कोई युद्ध नहीं हारा था? समुद्रगुप्त है, उसने कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था। किस शासकों के सिक्कों पर उसकी वीणा बजाते हुए मूर्ति उत्कीर्ण है? तो समुद्रगुप्त है, वो वीणा वादक था, संगीत का अच्छा जानकार था, संगीत प्रेमी भी था, इसलिए वीणा हाथ में लिए हुए अपनी मूर्ति उत्कीर्ण करवाई थी। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर कौन सा वाक्य उत्कीर्ण था? वह मेघ पराक्रम नामक वाक्य उत्कीर्ण था। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन हरिशयन ने किस अभिलेख में किया था? तो ये प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद अभिलेख, इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जानी जाती है। अच्छा सा खतन पूछा जाता है। हरिशयन किसका दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हरिशयन ने ही प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण की थी। गुप्त संवत किसके द्वारा चलाया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 ईस्वी में एक गुप्त संवत चलाया गया था, जिसे भारत का राष्ट्रीय संवत के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त वंश के किस शासक के पास महाराज धीराज की उपाधि थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम के पास में थी। किस गुप्त शासक के पास महाराज धीराज की उपाधि महाराज धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम था। महाराज की उपाधि घटोत्कच के पास में थी। गुप्त वंश 275 ईसा पूर्व संस्थापक श्रीगुप्त था, गुप्त वंश का संस्थापक। किस सतवाहन शासक के सिक्कों पर जलपोत का चित्रण किया गया? तो यज्ञश्री के शासनकाल में उनके सिक्कों पर जलपोत का चित्र उत्कीर्ण किया गया। सिमुक का राज्यकाल कब तक माना जाता है? तो 37 ईस्वी ईसा पूर्व माना जाता है सिमुक का राज्यकाल। सतवाहन वंश की नींव किसने रखी? सिमुक ने रखी थी। सतवाहन वंश का संस्थापक था ये। सतवाहन वंश अन्य किस नाम से प्रसिद्ध था? तो आंध्र वंश के नाम से भी प्रसिद्ध था सतवाहन वंश। ठीक है। सुप्रसिद्ध संस्कृत के व्याकरण पतंजलि को पुरोहित किसका पुरोहित है? ये पुष्य मित्र शुंग का पुरोहित था पतंजलि। कौटिल्य ने मौर्य काल के सामाजिक संगठन का व्यवस्था का आधार किसे माना? तो वर्ण व्यवस्था को माना है। इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण कितनी जातियों में किया है? तो 7 जातियों में किया गया है। अच्छा शब्द है। इंडिका के लेखक मेगस्थनीज थे। इंडिका के लेखक मेगस्थनीज। मौर्य काल में जनपद न्यायाधीश क्या कहलाता था? राजुक के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल में नगर न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? व्यापारिक महापात्र कहा जाता था। मौर्य काल में न्यायालय के कितने प्रकार थे? 2 प्रकार के न्यायालय थे, धर्मनिष्ठ और कंटकशोधक। मौर्य काल में सेना को कितने भागों में बांटा गया था? तो मौर्य काल में सेना 5 भाग थे, अश्व, पैदल,
हाथी, रथ और नौसेना, 5 प्रकार की सेना थी मौर्य काल में। मौर्य काल में सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? अंतपाल कहलाता था। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में नगर प्रशासन हेतु कितनी समितियां थी? 6 प्रकार की समितियां थी और उसमें 5 सदस्य थे। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य थे, 6 समितियां थी। गोप कितने गांवों का प्रशासन कहलाता था? 10 गांवों का प्रशासन को गोप कहलाता था। मौर्य काल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुख्य गोप कहलाता था। गोप या ग्रामीणी भी कहते थे उसको। मौर्य काल में प्रांतों का विभाजन किसमें किया गया था? तो विषय में किया गया था। प्रांत जो थे उसको विषय कहा गया था। मौर्य काल में प्रांतों का प्रशासन किसके पास होता था? प्रांतों का प्रशासन है वो राजवंशी कुमार अथवा आर्यपुत्रों के पास में होता था। अशोक के समय मगध साम्राज्य का विभाजन कितने प्रांतों में आता? तो 5 प्रांतों में आता। उत्तरापद तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, कलिंग, तोशली, दक्षिणापथ, स्वर्णगिरी और मध्य देश पाटलिपुत्र, ऐसे 5 विभाग थे। ठीक है। अर्थशास्त्र कितने विभागाध्यक्षों का उल्लेख किया गया है? कितने प्रकार के विभागाध्यक्ष? 26 प्रकार के विभागाध्यक्ष थे अर्थशास्त्र में। मौर्य काल में कोषाध्यक्ष क्या कहलाता था? वो स्निधाता कहलाता था। तीर्थों का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो तीर्थी कहा जाता था। महापात्र 65। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन क्या कहलाता था? ये तीर्थ कहलाता था और तीर्थों का अध्यक्ष था वो महापात्र कहलाता था। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन क्या कहलाता? केंद्रीय प्रशासन उसको तीर्थ नाम से जाना जाता। कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए? 7 अंग बताए हैं। राजा, अमात्य, प्रधानमंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, ये 7 अंग बताए। भारत में पहली बार केंद्रीय शासन व्यवस्था किस काल में प्रारंभ हुई? मौर्य काल में सबसे पहले केंद्रीय शासन व्यवस्था की शुभारंभ हुआ था। शुंग वंश 185 ईस्वी का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वृहद्रथ था अंतिम मौर्य सम्राट। अशोक के बाद मगध का राजा कौन बना? तो कुणाल बना था। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व हुई थी। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण किसने किया था? तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। किस श्रीलंकन राजा ने अशोक से प्रभावित होकर के देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी? तो राजा तिस ने देवनाम प्रिय यानी देवताओं को प्रिय लगने वाला। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसने प्राप्त की थी? तो जेम्स प्रिंसेस के द्वारा सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक ने खगरोष्ठी लिपि में लिखे गए अभिलेख कौन से हैं? ये मनसेरा और शाहबाजगढ़ी अभिलेख हैं, वो लिखे गए थे। अशोक ने अधिकांश अभिलेखों लिपि कौन सी लिखी थी? ब्राह्मी लिपि लिखी थी। अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा किससे मिली है? ईरानी राजा और डेरियस प्रथम से मिली है। अभिलेखों के द्वारा प्रजा को संबोधित करने वाला पहला राजा कौन सा था? अशोक था। बौद्ध स्थानों की यात्रा करते हुए स्वर्णदान करना क्या कहलाता था? धम्म यात्रा कहलाता था। किस शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों में बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था प्रकट की? तो भाब्रू अभिलेख में ये जानकारी अपन को मिलती है कि अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था प्रकट की है। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों की स्थापना की उन्हें कहा है धम्म यानी धर्म। अशोक ने आजीविकाओं के निवास हेतु कौन सी 4 गुहाओं का निर्माण करवाया? सुदामा, चापार, विश्व झोंपड़ी और कर्ण, ये 4 गुफाओं का निर्माण अशोक ने करवाया था आजीविका साधुओं के लिए यानी बौद्ध भिक्षुओं के लिए। अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? यह बुद्ध शाक्य कह करके पुकारा अपने आप को। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कितनी बार धम्म यात्रा की? 2 बार। एक बार तो बोध गया की, लुम्बिनी की और कपिलवस्तु की। सम्राट अशोक ने किसे अपना गुरु बताया? मोगली पुत्र तिष्य को अपना गुरु माना है। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले अशोक किसका उपासक था? तो अशोक पहले शिव का उपासक था। उसके बाद में मोगली पुत्र तिष्य के कहने पर उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? अशोक को बौद्ध धर्म उसको दीक्षित करने वाले थे वो श्रमण, निग्रोध और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुओं ने दीक्षित किया था। अशोक के आक्रमण किसमें कलिंग का राजा कौन था? कलिंग में नंदराज नामक एक राजा का शासन था। राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद में अशोक ने कलिंग से युद्ध लड़ा? 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक की पत्नी का नाम कारुकी
विदिशा की राजकुमारी थी, कारवाक की। दक्षिणी भारत में दक्षिण भारत के किन अभिलेखों में अशोक का नाम उल्लेख मिलता है? तो मास्की और गुज्जर अभिलेख में अशोक का नाम नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक को किन उपाधियों से अभिभूत किया गया था? देवनाम प्रिय और देवनाम प्रिय दर्शी। बिंदुसार के दरबार में यूनान शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत के रूप में भेजा? डायमेक्स को भेजा था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया? सिंहसेन कहा गया है। वायुपुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? ये भद्रसार कहा गया है बिंदुसार को। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने क्या कहा है? एमित्र चेटस एमित्रोचेटस कह करके पुकारा है यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को। डियानी डियानिशियस मिस्र किसके दरबार का राजदूत था? ये बिंदुसार के दरबार में राजदूत बनकर के आया था। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार ही बना था। किस स्थान पर चंद्रगुप्त ने उपासना करते हुए अपना शरीर त्यागा था? ये श्रवण बेलगोला मैसूर यानी कर्नाटक में 298 ईसा पूर्व अपना शरीर वो त्याग दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उन्होंने सुलेखना पद्धति के माध्यम से अपना शरीर वो त्यागा था, यानी खाना पीना छोड़ दिया था। वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे जैन धर्म की दीक्षा ली? तो यह भद्रबाहु एक जैन साधु थे, उनसे दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणी विजय का प्रमाण किन तमिल ग्रंथों में मिलता है? इन ग्रंथों का नाम याद रखना। एहनानूर और मरनानूर नामक दो ग्रंथ हैं, उनमें अपन को जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में भी विजय प्राप्त की थी। मैग्निस्त किसके दरबार में राजदूत के रूप में था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में था। भारत का पहला शासक कौन था जिसने विदेशी विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था जिसने अंतर्राष्ट्रीय विवाह संपन्न किया था। सेल्यूकस की पुत्री थी हेलेना, उससे। चंद्रगुप्त ने किस यूनानी योद्धा को पराजित किया था? सेल्यूकस निगेटर को 305 ईस्वी में। चंद्रगुप्त का गुरु कौटिल्य चाणक्य थे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। नंदवंश का अंतिम राजा घनानंद, इसको भी पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, घनानंद को। जनपदों की सबसे बड़ी सभा को क्या कहा जाता था? ये संथागार कहलाती थी, जनपदों की सबसे बड़ी सभा। संथागार में प्रतिनिधि द्वारा विचार देना क्या कहलाता था? ये अनुविरोध। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली किसके तहत चुने गए प्रतिनिधि कहाँ से शासन संभालते थे? ये संथागार से शासन संभालते थे। गणतंत्र जो शासन प्रणाली थी उसके तहत चुने गए जो प्रतिनिधि थे वो संथार के माध्यम से ही शासन संभालते थे। राजस्थान में शिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो शिवी की राजधानी नगरी थी। शिवी जाति के लोग कालांतर में कहाँ पर आके निवास करने लगे? मेवाड़ में। प्राचीन शिवपुर वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? शोरकोट पाकिस्तान में स्थित है। शिवी जनपद की राजधानी शिवपुर। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। यह राजधानी अच्छे से याद रखना, परीक्षा में पूछी जाती हैं। आधुनिक ब्रज क्षेत्र महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता? तो ये सूरसेन के नाम से जाना जाता था, इसकी राजधानी मथुरा थी। विराटनगर को वर्तमान में किस नाम से? बोराट के नाम से जाना जाता है। पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ पर व्यतीत किया? विराटनगर में किया था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। महाभारत काल में मत्स्य जनपद वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो मत्स्य जनपद है वर्तमान में अलवर जयपुर है, इस क्षेत्र को जानते थे। कहाँ के शासक स्वयं को जालंधर बादशाह कहते थे? तो बीकानेर के राजा स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। वर्तमान बीकानेर जोधपुर जिले महाभारत काल में किस नाम से जानते? तो ये जांगल प्रदेश के नाम से जानते थे। इनकी राजधानी अहिच्छत्रपुर थी, वर्तमान में नागौर। राजस्थान के किस भाग में जनपद व्यवस्था का विकास हुआ? पूर्वी भाग में जनपद व्यवस्था ज़्यादा थी, जैसे बोराट है, सूरसेन है, ऐसे। महाजनपद काल में कौन से राजतंत्र शक्तिशाली की श्रेणी में आते थे? तो कौशल, वत्स, अवंती और मगध, ये 4 महाजनपद शक्तिशाली थे। महाजनपद व्यवस्था में कितने प्रकार की शासन प्रणाली विद्यमान थी? तो राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक थी। तो देखिए राजतंत्रात्मक जो थी उसमें वत्स, अवंती, मगध और कौशल प्रमुख थे। महाजनपद काल की अवधि कौन सी थी? तो ये 600 से 300 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल की अवधि थी। 16 महाजनपदों की राजधानियाँ, तो देखो क्रम से महाजनपद की राजधानी अंग, चंपा, अंग की राजधानी चंपा, कुरु की इंद्रप्रस्थ। मगध राजगृह का
या गिरिवज्र 10 पांचालों को उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी, दक्षिणी पांचाल की राजधानी कापिल्य थी। काशी वाराणसी, काशी की वाराणसी, भूष है मथुरा, मथुरा या सुरसोनई इस नाम से भी इसको जाना जाता था। कौशल अयोध्या की बुद्ध काल में 2 भाग थे, उत्तरी की राजधानी थी साकेत और दक्षिणी की राजधानी थी पोतन श्रावस्ती। पोतन के अस्मक पोतन या फिर पोटली, अस्मक की पोतन या फिर पोटली थी। वज्जी और विदेह और मिथिला, अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। मल्ल कुशीनारा, मल्ल की कहाँ पर थी? कुशीनारा, कुशीनगर, गांधार की तक्षशिला, चेदी शक्तिमती, चेदी की थी शक्तिमती, कंबोज की हाटक थी, वत्स की कौशाम्बी, मत्स्य की विराटनगर। किस बौद्ध ग्रंथ में अपन को 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अगुंतर निकाय में अपन को उल्लेख मिलता है। ये अच्छा प्रश्न बनता है। और जैन ग्रंथ है उसमें भी उल्लेख इसका मिलता है। ठीक है, अगुंतर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ, उसमें अपन को 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। समुद्र पार भारतीय द्वीपों को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? उसे द्वीपांतर कहा जाता था। इस प्रकार से अपन ने पहले पाठ है उसका अच्छे से अध्ययन किया। इसमें आपको महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूं कि महाजनपद काल हैं उनकी सभी की अच्छे से राजधानियाँ याद रखना। 2 या 3 प्रश्न हर रीट भर्ती में यहाँ से उठाए गए हैं, अब की बार भी पक्के आएंगे। तो 16 महाजनपद हैं, आप 5-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आराम से याद हो जाएंगे। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपका महाजनपदों का। तो देखिए, काशी की वाराणसी है, कुरु की इंद्रप्रस्थ है, अंग की चंपा है, मगध की राजगृह है और गिरिवज्र है, वज्जी की विदेही और मिथिला है, मल्ल की कुशीनारा है, चेदी की शक्तिमती है, वत्स की कौशाम्बी है, कौशल की साकेत और श्रावस्ती है, पांचाल की उत्तरी पांचाल की अहिच्छत्रपुर, दक्षिण की कांपल्य है, मत्स्य की विराटनगर है, सूरसेन की मथुरा है, अस्मक की पोतन या पोटली है, पाटेली है, अवंती की उत्तरी अवंती उज्जैनी है, दक्षिणी की महिष्मती है, गांधार की तक्षशिला है और कंबोज की हटक या राजपुर है। इस प्रकार से आप 5 या 7 बार रिवीजन लगातार करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।